दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है सौरभ गोस्वामी यूपीएससी जीएस फाउंडेशन इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जीएस पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति और संविधान खंड में मॉड्यूल में आज हम चैप्टर 1 के पीवाईक्यू थीम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमने चैप्टर 1 के एक पीवाईक्यू थीम को चूज किया है और वो है कि क्या भारतीय संविधान एक परिवर्तनकारी या ट्रांसफॉर्मेटिव दस्तावेज है। इस पीवाईक्यू थीम से ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में। चैप्टर 1 को जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने इस प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और अब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने पीवाईक्यू थीम्स हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज से पीवाईक्यू थीम की एक तरह से पहली क्लास है और एपिसोड वाइज आज हम 10th एपिसोड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए फिर हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के जितने भी डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं, वो सब मैंने आपके साथ क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है। लेकिन भारतीय संविधान को ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट या परिवर्तनकारी दस्तावेज क्यों कहा जाता है, इसी मुद्दे को हमें समझना है। तो देखो, जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम कितना जटिल था और चुनौतियों से भरा हुआ था। ये पहले की क्लासेस में हम देख चुके हैं। संविधान सभा का गठन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हमारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण कार्य था। और ये चुनौतीपूर्ण कार्य, सबसे बड़ी बात है कि हमने औपनिवेशिक शासन के अधीन रहते हुए 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर लिया था। भारत आजाद हुआ 1947 के बाद। और यह संविधान सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने संविधान तैयार किया 26 नवंबर 1949 को। यह सब आपको पता है कि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और अंतिम रूप से हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत, अधिनियमित और अंतिम रूप से अर्पित या स्वीकार किया गया। तो ये हमारे संविधान के विकास की रूपरेखा है। अब समझना है इस बात को कि 1947 में जब भारत आजाद होता है तो भारत एक लंबी औपनिवेशिक दास्ता के बाद भारत ने स्वतंत्रता पाई थी। यानी कि भारत की ये जो स्वतंत्रता थी, ये एक लंबे औपनिवेशिक दास्ता के बाद प्राप्त की हुई स्वतंत्रता थी, यानी कि कॉलोनियल स्लेवरी। और कॉलोनियल स्लेवरी में एक जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, वो था भारत चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन ने भारत से अधिकतम धन का निष्कासन किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ किया था। यानी एक तरफ भारत जो था, भारत के जो आर्थिक संसाधन थे, ये अंग्रेज सब ब्रिटेन लूट के लेके चले गए थे। दूसरी तरफ लगभग 200 वर्षों का ये दास्ता का समय है। दूसरी तरफ भारत जो था, अनेक प्रकार की सामाजिक चुनौतियों से भी जूझ रहा था। साथ ही साथ जैसे भारत में जो सामाजिक संरचना थी, आज भी सामाजिक संरचना में धर्म और जाति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन वहां पे भारत की सामाजिक संरचना में धार्मिक और जातिगत रूढ़ियां अभी काफी मजबूत थी। धार्मिक एवं जातिगत रूढ़ियां ये काफी मजबूती से बनी हुई थी। साथ ही साथ भारत में गरीबी जैसी चुनौती, निरक्षरता जैसी चुनौती, ये सारी चुनौतियां बनी हुई थी। अंग्रेजी शासन में भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या विऔद्योगीकरण को बढ़ावा दिया गया था। साथ ही साथ हस्तशिल्प उद्योग जो थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इनका भी बड़े पैमाने पर पतन हो चुका था। यानी भारत एक प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक चुनौती भी थी। क्योंकि आपको पता है कि भारत का स्वतंत्रता, भारत की आजादी केवल स्वतंत्रता के रूप में नहीं आई, ये विभाजन के रूप में भी आई। पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना और इसके पहले भारत में बड़े पैमाने पर
सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे, कम्युनल राइट्स भी हुए थे, और जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे, इनके मन में एक दूसरे के प्रति असुरक्षा या इनसिक्योरिटी का भाव भी बैठ गया था। अब इतनी सारी चुनौतियों से निपटने का काम नो डाउट सरकार का या प्रशासन का होता है, लेकिन सरकार या प्रशासन इन चुनौतियों से निपटेगी तो उसके लिए तो कुछ गाइडलाइन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सभी चुनौतियों से निपटने का काम किसको करना था? भारतीय संविधान को। यानी अगर भारतीय संविधान सही तरीके से इंडिया की जितनी भी चैलेंजेस हैं, इंडिया में जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं, इन सबको एकोमोडेट करते हुए डिजाइन कर दिया जाए तो भारत इन सभी चुनौतियों से सक्षमता से निपटने में सक्षम था। तो हमारे भारतीय संविधान के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा था और उन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान को हम सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट या विधिक दस्तावेज की तरह डिजाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय संविधान आगे चलकर भारत में होने वाली सामाजिक क्रांति का अग्रदूत या वाहक भी होगा। यह सबसे बड़ी बात है। यानी संविधान निर्माता जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे जो थे, वो इस बात को भली भांति समझते थे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, इसको केवल और केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट या विधिक दस्तावेज के रूप में ही नहीं विकसित करना है, बल्कि हमें इसे कुछ इस तरह से डिजाइन करना है कि आगे चलकर भारत में यह सामाजिक क्रांति का वाहक भी हो। एक और मजेदार बात मैं बताऊं कि जब भी हम क्रांतियों की बात करते हैं, रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में जैसे फ्रांस में हुई क्रांति, रूस में हुई क्रांति, अमेरिका में हुई क्रांति, इस तरह की क्रांतियों का पिक्चर आता होगा। लेकिन भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो समाज में होने वाले अनेक नए परिवर्तनों को प्रारंभ कर सकता था, और वो बिना खून बहाए हुए, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, सोशल फैब्रिक है, सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, इसको एकोमोडेट करते हुए इन सभी चुनौतियों का सामना कर सकता था। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत आगे चलकर क्या होगा? सामाजिक क्रांति का वाहक भी होगा। देखो, इस बात को कैसे समझोगे कि भारत जब आजाद होता है, 1947 का वो दौर था। अब आप जरा सोचिए कि 1947 के समय, भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत में छुआछूत, जिसको आप अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी भी कहते हो, अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का लेवल कम था या बहुत ज्यादा था। आज तो हम 2025 में आ गए, तो आज हमारे सामने छुआछूत या अस्पृश्यता जो है ना, ये उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी 1947 में होगी। अभी भी आप देखेंगे कि तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर, है ना, इस तरह के भेदभाव की मानसिकता भरी होगी। कठोर रूढ़िवादी जाति व्यवस्था, रूढ़िवादी जातिगत व्यवस्था, जिसको हम कठोर जातिगत व्यवस्था भी कह सकते हैं, और इसमें ऊंची जाति और नीची जाति के बीच एक तरह का भेदभाव, जातियों के आधार पर लोग एक दूसरे के साथ, है ना, जुड़े हुए थे। जातिगत हित और समूह हितों को प्राथमिकता दी जाती थी। हालांकि ये प्राथमिकता आज भी दी जाती है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन थोड़ा बदल चुका है। जब आप लैंगिक असमानता की बात करेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी की, तो यह लैंगिक असमानता भी अपने चरम पर थी, जेंडर इनइक्वालिटी भी अपने चरम पर थी। आज लैंगिक असमानता काफी कम हो चुकी है। आर्थिक शोषण, ये सारी चीजें थी। साथ ही साथ राजनीतिक भागीदारी, प्रशासनिक भागीदारी, है ना, आम जनता की राजनीतिक प्रशासनिक भागीदारी भी अभी भी काफी कम थी। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस के बीच में ही जो एलिटिस्ट क्लास था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ज्यादा था। यानी 1947 में भारत को आजादी तो मिल गई, 1947 के बाद संविधान आया, फिर भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना तो हो गई, लेकिन सही मायने में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम भारत में जो इंट्रोड्यूस हुआ, ये अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साइंस को ही दिखला रहा था।
राजनीतिक लोकतंत्र, अभी ये पूरी तरह से सामाजिक लोकतंत्र सोशल डेमोक्रेसी में बदला नहीं था, है ना। यानी कि संविधान के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, राजनीतिक लोकतंत्र, इसको बदलना था सामाजिक लोकतंत्र में। देखो, जब हम राजनीति की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अभी भी हम में से बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता है, ठीक है। जैसे आम जनता अगर कम पढ़ी लिखी है, उसके पास शिक्षा का अभाव है, तो बहुत गहरे प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को नहीं समझेगी। उसको राष्ट्रवाद या आसान भाषा में अपने मुद्दों से आप परिचित करा सकते हैं। तो लंबे समय तक जो राजनीति थी, राजनीति में भी इलिटिस्ट क्लास का वर्चस्व था, लेकिन धीरे धीरे आज इस राजनीति ने भी अपना स्वरूप बदल लिया है, और राजनीति अपने स्वरूप को बदल के इस तरह से अब महत्वपूर्ण होती चली जा रही है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में, है ना, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपका अपने क्षेत्र से, अपने लोगों से जुड़े हुए रहना, उस क्षेत्र या लोगों के समर्थन आपको मिलना, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण एक फैक्टर हो चुका है ना। शुरू में इन सब चीज़ों का अभाव था, तो अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो राजनीति भी एक सोशल डेमोक्रेसी के फॉर्म में आती है। हर आदमी के लिए राजनीतिक चिंताएं आजकल महत्वपूर्ण होती जा रही। इतना मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या राजनीतिक मुद्दों पे लोग इतना बढ़ चढ़ के बात करते हो, बहस करते हो, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह की चीज़ें मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो ये था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या करना था, सोशल डेमोक्रेसी में बदलना था। वहीं दूसरी तरफ हमारे संविधान में आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव, आगे चलकर वही क्या बन जाता है, प्रियम्बल, प्रस्तावना। ये भी मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूं। तो संविधान का जो प्रस्तावना था, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे चैप्टर के शुरू में प्रस्तावना होती है वैसा यह प्रस्तावना, ये सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं था। संविधान का प्रस्तावना केवल और केवल ऑर्नामेंटल या अलंकरण या सजावट के लिए नहीं था, बल्कि प्रस्तावना एक तरह से नॉर्मेटिव डायरेक्शन है। ये प्रस्तावना क्या है, नॉर्मेटिव डायरेक्शन है। ये प्रस्तावना पूरी तरह से निर्देशित करता है कि भारत का शासन, भारत का लोकतंत्र किस दिशा में संचालित होगा और कैसे संचालित होगा। भारत में जो सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, जब वो पॉलिसीज बनाएगी, नीतियों को बनाएगी, तो नीति निर्धारण किस दिशा में करेगी। भारत में जो राज्य का स्वरूप होगा वो वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का होगा, तथा साथ ही साथ भारत में समावेशिता, इंक्लूसिवनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो ये प्रस्तावना इस दिशा में इशारा करती है। वही हमने देखा कि भारतीय संविधान ने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जैसे मौलिक अधिकारों जैसे इंडिविजुअल राइट्स को भी, सिविल राइट्स को भी अपने मतलब उसका हिस्सा बनाया। संविधान ने मौलिक अधिकारों की महत्ता को भी स्वीकार किया। और देखो क्या होता है, जैसे मौलिक अधिकार, आमतौर पे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या समझते हैं कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को इसलिए दिए जाते हैं, व्यक्तियों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि भविष्य में स्टेट ऑथोरिटेरियन ना होने पाए। और अगर भविष्य में स्टेट ऑथोरिटेरियन हो जाए, एक पावरफुल स्टेट जो है इंडिविजुअल राइट्स को, व्यक्तिगत अधिकारों को कुचल न सके, छीन न सके, इसलिए व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। एक धारणा तो ये है, रीजन ये है। लेकिन मौलिक अधिकार राज्य के अलावा समाज से भी व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। समाज भी कई बार काफी ऑथोरिटेटिव हो जाता है। तो मौलिक अधिकार भविष्य में राज्य अगर ऑथोरिटेटिव हो तो उस ऑथोरिटेरियन और पावरफुल स्टेट से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तो करते ही हैं, साथ ही साथ यह समाज से भी व्यक्ति की रक्षा करते हैं। मैं बार बार आपको एक बात बताता हूं कि समाज जो होता है वो व्यक्ति की प्रगति में सहायक भी होता है और बाधक भी होता है। मैंने इंडियन सोसाइटी वाली क्लासेस में भी ये बात आपको बताई है। जैसे आप बताओ कि जब हम कठोर धार्मिक या जातिगत संरचना की बात करते हैं, भेदभाव की मानसिकता की बात करते हैं, अस्पृश्यता, छुआछूत या भेदभाव जैसे विचार की बात करते हैं, लैंगिक असमानता
और जो महिलाएं हैं, महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा एक तो कहाँ मिलेगा आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये एक तरह से सामाजिक बंधन के रूप में हम सबके ऊपर क्या होता है, आरोपित होता है। और ये आजादी के समय स्थिति ऐसी थी, अभी भी ऐसी स्थिति है। कुछ टाइम पहले मैंने इसके पहले इंडियन सोसाइटी की वीडियो में भी ये बात बताया है कि मध्य प्रदेश में एक दूल्हा जो दलित था, जब बारात उसकी गांव से निकली और ऊंची जाति वाले लोगों के गांव के वाले रास्ते से होकर निकली, तो उस दूल्हे के रास्ते को गांव वालों ने रोका, उसके ऊपर पत्थर फेंके। फिर पुलिस आई, पुलिस ने क्या किया, उस बारात को अपनी प्रोटेक्शन में, है ना, उस बारात को सुरक्षा पूर्वक वहां से निकाला और उस दलित दूल्हे के अधिकारों की रक्षा की। क्या आप न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें नहीं सुनते हैं कि गांव का कोई प्राथमिक विद्यालय है, उसमें पढ़ने वाला कोई बच्चा है जो दलित है और उसको भोजन कराते वक्त शिक्षकों ने दूसरी पंक्ति में एक दूसरे किनारे बिठा दिया। अंबेडकर को सोचो किस जमाने में इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा, और वैसे उदाहरण आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। क्या आपको न्यूज़पेपर में ऐसे न्यूज सुनने को नहीं मिलते कि महिलाओं को माहवारी या पीरियड्स के कारण मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है? ये बताओ भेदभाव है कि नहीं? कई मामलों में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा जाता है, ये भी एक तरह का भेदभाव है। या हमारे समाज में हम सब जानते हैं कि जो संस्कार हैं, कई प्रकार के संस्कार हैं, उन संस्कारों में महिलाओं की भागीदारी प्रतिबंधित है। ये भी तो महिलाओं पर क्या है, एक तरह का प्रतिबंध है। तो तमाम इस तरह के प्रतिबंध हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं तमाम महिला, आप देखो शहरों में तो बहुत सारी चीजें जो पहले मतलब न्यूज नहीं बन पाती थी या केसेस रिपोर्ट नहीं हो पाती थी, आज वो सब पब्लिक डोमेन में आती है। देखो, एक नोटिस करोगे आप इस बात को कि जैसे मान लो कि किसी जिले में, किसी डिस्ट्रिक्ट में आप आईपीएस बन के जाते हो, एसपी हो, एसएसपी हो, तो अगर आपके जाने के बाद वहां एफआईआर की संख्या बढ़ जाए या अपराध हुआ है ये दर्ज कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिसर बहुत कैपेबल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, आम लोग या गरीब लोगों के पक्ष में वो खड़ा होता है, जैसा कि वो अपनी ओथ में इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैं बिना किसी भेदभाव, अनुराग या द्वेष या इसके मतलब अलग हटके मैं काम करूंगा निष्पक्ष तरीके से। तो कई बार लोगों का भरोसा जब अपने मतलब कानून व्यवस्था का जो भी संरक्षक है उस जिले में, आईपीएस पे जब कानून व्यवस्था का भरोसा होता है तो लोग केसेस या रिपोर्ट्स को दर्ज करवाते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास होता है कि उनको न्याय मिलेगा। तो देखो, एक समय ऐसा था कि समाज की संरचना इतनी मजबूत थी कि वो ब्यूरोक्रेसी में भी टॉप पर बने हुए अधिकारियों पर दबाव बनाती थी और अपने मन मुताबिक निर्णय करवा लेती थी। तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों का विधि द्वारा जो संरक्षण है, ये व्यक्ति के अधिकार को समाज से भी सुरक्षित करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से यही कारण था कि जो आर्टिकल 32 है, इसको बीआर अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं। गांव में देखो, जहां पे पंचायतें हैं, जैसे खाप पंचायत का आपने नाम सुना होगा, तो कई मामलों में ये पंचायतें आज भी महत्वपूर्ण जजमेंट्स दे देती हैं। अगर किसी ने जाति से बाहर जाके विवाह कर लिया या कुछ भी जो सामाजिक मर्यादा जो लोगों ने खुद डिजाइन कर रखी है, उस तरह की मर्यादा को अगर तोड़ा तो उसके ऊपर सामाजिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि वो गांव की किसी दुकान से सामान नहीं खरीद सकता। उसके घर में किसी की मौत हो जाएगी तो, या फिर उसकी मौत हो जाएगी तो उसको लोग उसकी अर्थी को कांधा नहीं देंगे। मतलब आज के समय में भी हम क्या देखते हैं कि समाज में जो कम्युनिटी मतलब सामुदायिक आदेश है, जहां पे कोई कठोर इस तरह का समाज है और उस समाज का जो आदेश है, सामुदायिक आदेश है, वो कहीं ना कहीं इन प्रैक्टिस संवैधानिक जो कानून है उनसे भी ऊपर रोल प्ले कर रहा है और लोग उस सामुदायिक आदेश को मानने के लिए विवश हैं। तो अगर ऐसा कहीं है और एक व्यक्ति के रूप में आप उस सामुदायिक आदेश को नहीं मानना चाहते हो, आप उस पूरे समाज से लड़ना चाहते हो, तो आपका संविधान आपको इस बात के लिए समर्थ बनाता है। आप आगे बढ़िए और उस सामुदायिक आदेश और वो जो समाज की जो घटिया मानसिकता है उसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं। आपका संविधान इसमें आपके साथ खड़ा है। पुलिस व्यवस्था अगर आपका साथ नहीं दे रही है तो आप कोर्ट्स तक जा सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन हुआ है। तो आप बताओ कि
सामाजिक क्रांति क्या सिर्फ रक्तपात के माध्यम से ही होगी? क्या सामाजिक क्रांति रक्तहीन क्रांति नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन इस बात को सुनिश्चित कौन कर रहा है? भारत का संविधान। तो देखो, समाज में इतने बड़े परिवर्तन का वाहक है भारत का संविधान, तो क्या ये परिवर्तनकारी दस्तावेज नहीं हुआ? हाँ, ये परिवर्तनकारी दस्तावेज हुआ। संविधान में आर्टिकल 21, जिसको आप राइट टू लाइफ कहते हो, ये आर्टिकल 21 जो है, इसको आगे और भी ज्यादा विस्तारित किया गया न्यायालयिक निर्णयों द्वारा, और कहा गया जीने का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार जीवन जीने का अधिकार है। साफ पानी, साफ हवा, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, हमारा जो डिजिटल डाटा है इसके संरक्षण का अधिकार, ये सब लाइफ विथ डिग्निटी के नए डायमेंशंस हैं। और इसके अलावा इसी संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसा भी एक खंड लेके आता है, डीपीएसपी लेके आता है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। और ये जो डीपीएसपी है एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, निर्देशक सिद्धांत है, किसके लिए? फॉर द स्टेट पॉलिसी। यानी ये स्टेट को यह निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि जब आप पॉलिसीज बनाएंगे, जब आप नीतियों का निर्धारण करेंगे, तो किन किन बातों का ध्यान में रख के आप नीतियों का निर्धारण करेंगे। यानी जब आप नीतियां बनाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि समाज में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, ये कम हो। यानी अगर आज समाज में अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब हमें राज्य से या सरकार से यह प्रश्न पूछने का अधिकार है कि असमानता की खाई इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। हमारा संविधान तो, अगर आप सरकार में हो, आप लोकतांत्रिक ढंग से चुन के आए हो, तो हमारा संविधान राज्य से यह अपेक्षा करता है कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे ये जो आर्थिक असमानता की खाई है ये और चौड़ी ना हो, लोगों को सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा मिले, तभी तो हम कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट कहे जाएंगे। तो जब राज्य नीतियां बनाए, है ना, अगर गरीब का बच्चा उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो राज्य का दायित्व है कि उसको भोजन दे। पोषण या भोजन या इससे कैसे हम उपलब्ध करा सकते हैं? अगर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है तो राज्य उसके शिक्षा की भी व्यवस्था करे, उसके न्यूट्रिशन की भी व्यवस्था करे। ये सब राज्य को डायरेक्टिव है। ऐसा नहीं कि राज्य सोचे कि भाई, है ना, हम इनके लिए क्यों काम करें, जो हमें टैक्स पे कर रहे हैं हम उसी के लिए काम करें। नहीं, टैक्स पेयर से आप पैसा लोगे, लेकिन जब आप पॉलिसीज बनाओगे तो पॉलिसीज बनाते समय समाज के सबसे निचले पायदान पे और निचले तबके के जो लोग हैं वो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य और वेलफेयर स्टेट बन पाएगा। हमारे भारत में डाइवर्सिटी या विविधता इतनी ज्यादा थी, अभी भी है, थी नहीं है। हमारे समाज में डाइवर्सिटी या विविधता बहुत ज्यादा, और मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये डाइवर्सिटी या विविधता एक एसेट का भी काम करती है। ये बात आपको समझना है। और ये डाइवर्सिटी, वैसे तो डाइवर्सिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस डिबेट में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। डाइवर्सिटी को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखना चाहिए, लेकिन इस बात को आप समझिए कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, अगर इस डाइवर्सिटी को सही ढंग से कंट्रोल और रेगुलेट नहीं किया गया, नियंत्रण नहीं किया गया, तो ये डाइवर्सिटी हमारे लिए नए चैलेंजेस खड़ी कर सकती है। ये डाइवर्सिटी धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी जन्म दे सकती है। तो भारत में जो विविधता है, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, धार्मिक विविधता हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, किसी भी तरह की विविधता हो, इन सभी विविधताओं को कैसे एकोमोडेट किया जाए, कैसे समायोजित किया जाए, इन सब का प्रावधान कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान ही इन विविधताओं को रेगुलेट करने की भी बात करता है। तो विविधताओं को कैसे संरक्षित किया जाए? एक तरफ मेजोरिटेरियनिज्म है, बहुसंख्यक हिंदू समाज है, दूसरी तरफ माइनॉरिटीज भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। तो इस विविधता को एकोमोडेट करने के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है।
तो हमारा संविधान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को ध्यान में रखते हुए एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक विभेद या एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। जैसे आपने सुना होगा आरक्षण, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण, या शैक्षणिक रूप से जो सामाजिक आर्थिक पछड़ेपन का शिकार जो लोग हैं इनको मिलने वाला आरक्षण, ये सकारात्मक विभेद है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा समझना है। इसी संविधान ने क्या दिया, भारत के सभी नागरिकों को एक समान रूप से वोट करने का अधिकार दिया। यानी हमारे संविधान में 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सभी व्यक्तियों के वोट का मूल्य क्या है, बराबर है। अगर आप इंडिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं तो भी 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट ही लागू होगा। अगर मैं एक टीचर हूं, बहुत कम पैसे कमाता हूं, तो भी मैं 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट के ही सिद्धांत पे जाऊंगा। अगर मैं रिक्शा पुलर होता तो भी 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट ही लगता। और ये कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है, ये बहुत बड़ी क्रांति है कि संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लोकतंत्र में हर व्यक्ति के मत के मूल्य का बराबर होना, मतलब लोकतंत्र में हर व्यक्ति की भागीदारी क्या है, एक समान है। तो हम डेमोक्रेसी में इंक्लूजन को इंश्योर करने के लिए हमने कोशिश किया। हालांकि ये सही बात है कि राजनीतिक भागीदारी सबकी सुनिश्चित नहीं हो पाई, तो फिर 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, पंचायत, नगर पालिकाएं, उससे भी नहीं हुआ। तो मैंने अभी आपको पहले किसी क्लास में बताया था कि हमने महिलाओं को आरक्षण देना है ना, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में, इसके लिए हमने जो एक एक्ट 106 की बात की थी। तो ये इससे हम क्या कर रहे हैं, नारी शक्ति वंदन, हम महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात के प्रावधान है कि भाई संविधान बनाते समय अगर कुछ चीजें छूट गई तो जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, अपने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, न्यायिक निर्णयों से उसको नए तरीके से रीइंटरप्रिटेट कर सकती है। जैसे आर्टिकल 21 को रीइंटरप्रेट किया गया। जैसे केशवानंद भारती केस आप पढ़ोगे तो उसमें बेसिक डॉक्ट्रिन्स की बात की गई। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, इस विवाद से अलग हटके दोनों के बीच हार्मोनियस रिलेशंस एफआर और डीपीएसपी के बीच में बताया गया। तो ये क्या दिखलाता है कि हमारा संविधान सिर्फ परिवर्तनकारी नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इस बात की भी व्यवस्था की थी कि हमारा संविधान परिवर्तनकारी होने के साथ साथ जीवंत दस्तावेज, लिविंग डॉक्यूमेंट भी बना रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा संविधान परिवर्तनकारी है, हमारा संविधान जीवंत है। तो सवाल अगर है कि भारतीय संविधान परिवर्तनकारी है तो कैसे, आप बताते समय ये जरूर बताएंगे कि भारतीय संविधान केवल परिवर्तनकारी नहीं है, यह जीवंत दस्तावेज भी है, लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। इस पे भी यूपीएससी ने अलग प्रश्न पूछा है, जीवंत दस्तावेज, वो मैं अलग पीवाईक्यू थीम में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप ये भी बताएंगे कि भारतीय संविधान ट्रांसफॉर्मेटिव है, परिवर्तनकारी है, लेकिन ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है। इसको परिवर्तनकारी बने रहने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। यहीं पे बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की, संवैधानिक नैतिकता की। यहीं पे बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, संविधानवाद की। भारतीय संविधान परिवर्तनकारी बना रहे, इसके लिए जरूरी है प्रशासनिक दक्षता की, कि आप प्रशासन में अगर आप जाते हैं तो आप अपना काम सही ढंग से करते हैं कि नहीं। वो बात भी तय करेगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेटिव बना रहे। अगर आप राजनीतिक पार्टी आपसे सही गलत जो भी कहने के लिए कर रही है, अगर आप उसके हाथों की कठपुतली बन जाओगे, इसका मतलब आप विलेन हो, आप संविधान को परिवर्तनकारी दस्तावेज बनने में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो जहां पे बात सिद्धांतों की आए, वहां से बड़ी सत्ता से टकराने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भारतीय संविधान की मर्यादा को स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हो। तो भारतीय संविधान परिवर्तनकारी, ये तो डॉक्यूमेंट है। परिवर्तनकारी कब होगा, जब सत्ता में चुनकर आए हुए लोग संवैधानिक नैतिकता का ध्यान रखेंगे, जब प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले बच्चे संवैधानिक नैतिकता का ध्यान रखेंगे, तब जाकर हमारा संविधान सही मायने में परिवर्तनकारी होगा। समाज अपने आप नहीं बदलता है, समाज को बदलने के लिए कुछ लोगों को सामने आना ही पड़ता है। और जो लोग समाज को बदलने के लिए सामने आते हैं, समाज में कुछ नया सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए सामने आते हैं,
उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो वो कीमत चुकाने के लिए तो लोगों को तैयार रहना पड़ेगा ना। और ये कैसे होगा? ये हमारी विल पावर से होगा, हमारी इच्छा शक्ति से होगा। तो आपने क्या समझा? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि बताइए क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संविधान परिवर्तनकारी दस्तावेज है, ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, अपने मत के समर्थन में तर्क दीजिए या अपने विचारों को बताइए, तो आप, मुझे लग रहा है कि आप इस बात को आसानी से बता सकते हैं कि भारतीय संविधान एक परिवर्तनकारी दस्तावेज है। तो ठीक इसी मॉडल पे, चूंकि ये चैप्टर 1 में मैंने संविधान के बारे में जो भी डिस्कशंस किया था, तो ये प्रश्न इन्हीं डिस्कशन से जुड़ जाता है। तो ये प्रश्न इन्हीं डिस्कशन से जुड़ जाता है। तो अब आपको ये बात समझना है कि ठीक इसी मॉडल पे और भी जितने PYQ थीम्स इस चैप्टर से रिलेट होते हैं मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 1 लिखा हुआ है, PYQ थीम चैप्टर 1, यहां एपिसोड 10 लिखा है। फिर हम अगला PYQ थीम लेंगे जो इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तो फिर हो जाएगा एपिसोड 11, एपिसोड 12, इस तरह से। मतलब मेरी कोशिश ये है कि जो फाउंडेशन क्लास मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं, इससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाए। इसके बाद आपको जरूरत ना पड़े कि कहीं से और कोई क्रैश कोर्स या कुछ करेंगे तब हमें पॉलिटी समझ में आएगी, नहीं, ये आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। और हाँ, ये हिंदी मीडियम की क्लासेस है, हिंदी मीडियम की सारी GS मॉड्यूल्स की क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल होंगी। सारे मॉड्यूल्स, साइंस टेक वगैरह शायद मैंने डिटेल्स में लिखना भूल गया, उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि मैथ्स पे, मतलब मैथ्स तो मैं अपने स्कूल टाइम से ही पढ़ाता रहा हूँ, 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक मैंने मैथ्स पढ़ाया था, बट तैयारी के बाद मैंने मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ानी शुरू करी, हिस्ट्री वगैरह। और मैं वापस आऊँगा उस मॉडल पे, और मैथ्स भी मैं पढ़ाऊँगा और बहुत शानदार मैथ्स पढ़ाऊँगा। वो सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे रहेंगी। और जितनी चीज़ें मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, साइमल्टेनियसली मैं इंग्लिश मीडियम में रिकॉर्ड करता हूँ, नॉट इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स कंप्लीट इंग्लिश में। तो कुछ टाइम बाद मैं अनाउंस कर दूंगा कि सारी चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएं। तो इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स मेरे पेड होंगे और हिंदी मीडियम के लेक्चर आपकी यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होंगे। और इंग्लिश मीडियम की डेमो क्लासेस भी अपलोड हो जाएंगी, तो उससे जो बच्चे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं उनको एटलीस्ट हर मॉड्यूल में 5 डेमो क्लासेस वहाँ मिल जाएंगी। तो आप लगातार वीडियोस को देखिए और इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो होगा एपिसोड नंबर 11।